चलो जिन्होंने नहीं किया वो बस रुक जाए। पेन को आप बंद कर देंगे 5-10 मिनट, बस आप अच्छे सुनेंगे, सारे टर्म को समझ लीजिए। अभी बंद बिल्कुल बेटा, इधर ध्यान सुने सभी लोग। देखिए क्या यार ये सब क्या मक्खी मक्खा आकर क्या। चले भाई, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि आपका जो हार्ट है वो कार्डियक मसल से बना है। किससे बना है? कार्डियक मसल से बना हुआ है। और कार्डियक मसल्स का एक क्वालिटी होता है कि जब हम लोग मैस्कुलर टिश्यू पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? मैस्कुलर टिश्यू पढ़ते हैं, तो उसमें दो तरह की टिश्यू पढ़ते हैं। 9th क्लास में ही बताया हुआ था, दो तरह की टिश्यूज होती हैं, एक होती वॉलेंट्री और एक होती इनवॉलेंट्री। जिसमें वॉलेंट्री के अंदर स्केलेटन मसल आती थी और इनवॉलेंट्री के अंदर हम दो पढ़ते थे, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। ठीक, हार्ट को छोड़ करके हमारी बॉडी में जितनी भी इनवॉलेंट्री वाली एक्शन वाली टिश्यूज हैं उनमें आपको ज्यादातर क्या दिखाई देती है? स्मूथ मसल। क्या दिखाई देती हैं? स्मूथ मसल्स। कार्डियक मसल्स आपको केवल और केवल जो दिखाई देती है वो एक दो जगह पे, और सबसे ज्यादा जो दिखाई देती है वो कहाँ दिखाई देती है? हार्ट में। इसीलिए चूंकि कार्डियक मसल से बनी हुई होती है, इसीलिए हम इसको कार्डियक बोलते हैं, कार्डियो ही बोल सकते हैं। या फिर अगर आप इसको जानते होंगे कि इसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं आपके हार्ट सर्जन या जो इस तरह के, उन्हें हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक, जो कि इसी हार्ट से रिलेटेड होता है। जैसे कुछ नाम आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत दफे आप कंफ्यूज ना हो। नंबर 1 जैसे लंग्स आपका है, तो लंग्स को हम लोग दो नामों से जानते हैं, लंग्स एंड पल्मोनरी। किडनी को भी हम दो नामों से जानते हैं, किडनी एंड रेनल। और हार्ट को भी हम लोग दो नाम जानते हैं, हार्ट और कार्डियक। ठीक है, ये दो चीज आप इसको याद रखिएगा। अब ध्यान सुनिए, आपकी हार्ट जो होती है उसमें आपको 4 चैम्बर हार्ट आपको देखने को मिलते हैं। और कार्डियक टिश्यू का एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि ये कभी थकते नहीं है, ये कभी थकते नहीं है। आपने ये तो जाना कि आपके हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में ले जाने के लिए आपके फूड और ऑक्सीजन को, लेकिन आपके हार्ट को कौन न्यूट्रिएंट देता है? आपके हार्ट को हार्ट खुद न्यूट्रिएंट देती है। और उस सर्कुलेशन को हम लोग बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। क्या कहते हैं? कोरोनरी सर्कुलेशन। मतलब जब हार्ट अपने आप ही को न्यूट्रिएंट देगी तो उसको हम लोग बोलेंगे कोरोनरी सर्कुलेशन। बट इसको आपको नहीं जानना, ये बड़ी क्लासेस में आते हैं, इन सब आपको नहीं पढ़ना, बस मैंने बता दिया आपको जनरली। आपकी हार्ट जो होती है वो कार्डियक टिश्यू है, तो जाहिर तौर पे वो फंक्शन परफॉर्म करेगी आपकी इच्छा के बगैर, क्योंकि वो एक इनवॉलेंट्री एक्शन है और वो कभी थकेगी नहीं, क्योंकि वो थक गई तो आपका टिकट कट जाएगा। इसीलिए तो फिर और एक चीज और ध्यान रखिएगा, हार्ट जो होती है वो इनवॉलेंट्री तो है, लेकिन इनवॉलेंट्री में भी वो एक ऐसा पूरा का पूरा ऑर्गन है कि उसको किसी भी दूसरे बॉडी ऑर्गन की जरूरत नहीं है इंपल्स को जनरेट करने के लिए। ध्यान सुन लीजिए मेरी बात। हार्ट जैसे आपका लंग्स है, लंग्स इज ऑपरेट बाय ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगाटा, पोन्स, ये वो स्ट्रक्चर से हमारे ब्रेन के जो हमारे लंग्स या इनवॉलेंट्री टिश्यू को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। लेकिन हार्ट एक ऐसा हमारा स्ट्रक्चर है जो कि खुद इंपल्स जनरेट कर सकता है, जो कि खुद इंपल्स जनरेट कर सकता है। और इसीलिए हम हार्ट को एक नाम देते हैं मायोजेनिक हार्ट। क्या बोलते हैं? मायोजेनिक हार्ट। तो हमारा हार्ट मायोजेनिक होने का मतलब यह है कि वो खुद से इंपल्स जनरेट कर सकता है। और इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे हार्ट में दो लोकेशन होते हैं जिसको हम बोलते हैं SA नोड और AV नोड। क्या बोलते हैं? SA नोड फुल फॉर्म है साइनो आर्ट्रियल नोड और AV नोड का फुल फॉर्म है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये दोनों नोड का काम होता है इंपल्स जनरेट करना। क्या जनरेट करना? इंपल्स जनरेट करना, जो हार्ट को ऑटोनॉमस बनाते हैं। मतलब कि आपके हार्ट को खुद पंपिंग करने के लिए रिदमिक मूवमेंट हार्ट खुद प्रोवाइड कराता है, उसको किसी ब्रेन की जरूरत नहीं है। मतलब वो इंपल्स खुद जनरेट करता है। नॉर्मली इंपल्स कहां जनरेट होती? ब्रेन से। लेकिन आपकी बॉडी में कोई ऐसा और ऑर्गन बताइए जिनमें इंपल्स जनरेट होती हो? नहीं होती है। तो वो कहां पे होती है? आपके हार्ट में होती है, और वो हार्ट खुद करता है। इसीलिए हम हार्ट को क्या बोलते हैं? मायोजेनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोजेनिक हार्ट बोलते। समझ में आया? तो हमारा हार्ट कैसा है? मायोजेनिक है। वही मैंने बताया था कि क्योंकि उसके पास कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जिसको हम लोग
अगर आपको SA नोड और AV नोड नहीं याद रहता है तो आप उनको सीधे पेस मेकर सेल बोलिए। क्या बोलिए? पेस मेकर। कि आपके हार्ट के पास कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जिनका काम होता है हार्ट में इंपल्स जनरेट करना, ताकि आपकी हार्ट रिदमिक मूवमेंट कर सके। अगर आपकी हार्ट रिदमिक मूवमेंट नहीं करेगी तो सिस्टोल और डायस्टोल नहीं होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होगा, तो ब्लड भी पंप नहीं होगी और ब्लड सर्कुलेशन ठप पड़ जाएगा। कभी कभार आपकी ये जो स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिसे आप पेसमेकर सेल्स कहते हैं, कभी कभी इंपल्स जनरेट करना बंद कर देती हैं। ऐसा होने पे मैंने बताया हुआ था कि आपको एक्सटर्नल बैटरीज लगवानी पड़ती है, डॉक्टर ही लगाता है उसको। अब तो बहुत ज्यादा ड्यूरेबिलिटी वाली आ गई हैं, तो आप उसको 6 महीने 1 साल जैसा भी आप पैसा खर्च करिए वैसी बैटरी लगेगी, वो लगा दिया जाता है छोटी सी बैटरी, और फिर उसके बाद वो आपके अंदर ही इंपल्स को लगातार जनरेट करती रहती है। तब जब आपकी हार्ट खुद से इंपल्स जनरेट करना क्या कर दे? बंद कर दे। ऐसी सिचुएशन में आप पेसमेकर्स बैटरी लगवा सकते हैं, वो आपको लाइफ टाइम के लिए जो है वो जिंदा रखेगी, बस आपको सही सही समय पे सर्जरी वगैरह करानी रहेगी। अब आगे ध्यान दीजिए, आपकी हार्ट जो होती है, आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। ध्यान सुनिएगा मेरी बात बेटा, हंसी मजाक मत करिए, ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान सुनिएगा, आपके फ्यूचर के लिए भी ये बहुत काम की चीजें हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है जितने भी ऐसे एनिमल जो बहुत पहले आए इस अर्थ के ऊपर, उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था। हम एक एडवांस एनिमल हैं, हमारे अंदर एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन इसको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, इसलिए मेरी बात को बहुत ध्यान सुनेंगे तभी ये समझ में आएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि जिसके पास में हैंडपंप है उसके यहाँ पे वाटर की सप्लाई नहीं है, सपोज दैट, मतलब कि हैंडपंप चला रहा है या समरसेबल चला रहा है, पानी को बाल्टी में भर रहा है, फिर उस पानी को पी रहा है, ये सिस्टम कहलाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन अगर किसी ने अपने घर के सारे एप्लियंस को, जैसे कि फ्रिज हो गया, सॉरी फ्रिज बोल रहा हूं, वॉशिंग मशीन हो गया और आपके क्या हो गए, कूलर हो गया, उसको टोटी के सहारे डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया है उसी ऑपरेटर्स के अंदर। जैसे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आती है ना, उसमें डायरेक्ट नल से कनेक्ट हो जाता है, फिर आप उसको ओपन करते हैं, पानी भर जाता है अपने आप। उसमें आपको ऐसा नहीं कि पानी को बाहर से आपको डालना, एक्सटर्नली आप नहीं डालते, ऑटोमेटिक उसमें जाता है। और उसी तरह आप कूलर में भी आप चाहो तो कनेक्शन करवा सकते हो, डायरेक्ट सीधे पानी भर जाएगा, फिर आप टोटी बंद कर दो, या फिर आप लोग जैसे करते हो बाल्टी ला करके कूलर में पानी डालो, या फिर जो है नॉर्मली आप पाइप ला करके पानी डालो। तो जो आप पाइप ला के पानी डालोगे वो ओपन है, क्या है? ओपन। लेकिन अगर आप कनेक्शन कर दोगे, पानी में कहीं लीकेज नहीं होगा, वो क्या होगा? क्लोज्ड। अब बोलोगे सर इसका इससे क्या लेना देना? ध्यान सुनिएगा, हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी कैपिलरी और क्या गई हुई हैं, वेन्स और आर्ट्रियोल, आर्ट्रियम, और क्या बोलते हैं उसको यार, आर्टरीज, हाँ आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, वेसल्स, ये सारी की सारी आपकी बॉडी के हर पोर्शंस में गई हुई हैं। जब ये आपकी बॉडी के हर पोर्शन में गई हुई हैं तो जाहिर तौर पे ये कहीं पे ओपन नहीं होती है। ध्यान सुनिएगा, ये कहीं पे ओपन नहीं होती हैं, ये पूरी तरीके से एक ट्यूब जैसे ही रहती हैं। वही आर्टरीज है और वही आपकी वेन्स है। जिस जगह पे ऑक्सीजन है उस जगह पे आर्टरीज है, और जिस जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी क्या है? वेन्स है। ये कहीं खुलती नहीं है कि एक बार आया पूरा ब्लड कहीं डंप कर दिया फिर वहां से ब्लड उठा करके कोई ले गया, ऐसा नहीं है। एक ही पाइप है, सपोज दैट, मान लो ये एक पाइप है, ये पूरा का पूरा, और ये एक हार्ट सर्कुलेशन मान लो इसको, और फिर यहां से मान लो ये बिल्कुल कनेक्टेड है। देखो इधर ध्यान दो, मान लो ये पूरा का पूरा एक कनेक्शन है, करंट ना मार दो भाई, देखो ये पूरा का पूरा एक कनेक्शन है, ठीक है, ये आपका हार्ट है, क्या है? हार्ट। अब आपका ब्लड हार्ट से आ रहा है, टिश्यू को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो पाइप से क्या कर ले रहा है? अपने आप डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब कर ले रहा है, लेकिन ब्लड कहीं पे खुल नहीं रही है। ध्यान सुनिएगा, ब्लड कहीं पे खुल नहीं रही है। कहने का मेरे मतलब यह है कि आपके वेसल्स में, कैपिलरी में, आर्टरीज में, आर्ट्रियोल में, वेन्योल में, हर जगह ब्लड बह रही है, अपनी पाइप में बह रही है, वो कहीं पे खुल नहीं रही है। जिस सेल को न्यूट्रिशन चाहिए वो उस कैपिलरी से क्या कर रही है? न्यूट्रिशन को
एब्जॉर्ब कर ले रही है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रही है, फिर कैपिलरी उसको लेके आगे जा रही है। लेकिन कभी भी कोई भी सेल किसी ब्लड को नहीं ले रही है। ब्लड कहां बह रहा है? उसी कैपिलरी में बह रहा है। जब ब्लड अपनी कैपिलरी में बहता है, आपकी टिश्यू में सर्कुलेट नहीं होता है, तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे एक एग्जांपल ले लो, आपने देखा होगा कि कभी कभी हमारी वेसल्स अंदर से फट जाती है, मतलब हमें चोट लग गई, हमारा दरवाजे में उंगली आ गई या कुछ भी आ गया, तो आपने देखा होगा कि खून निकल करके चमड़े के अंदर इकट्ठा हो जाता है ना, पूरा लाल लाल हो जाता है। वो कैपिलरी तो डैमेज हो गई हैं, लेकिन उससे ब्लड भी निकल गया है, लेकिन वो टिश्यू में जाके इकट्ठा हो गया है, जो रेड रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर मान लीजिए आपकी ब्लड टिश्यू में इकट्ठा होती तो बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता जैसे वहां पे दिखाई दे रहा है। क्या तुमको पूरी बॉडी में वैसा दिखाई देता है? नहीं। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि आपकी ब्लड कैपिलरी में नहीं बहती, आपकी ब्लड टिश्यू में नहीं बहती है, आपकी ब्लड किस में बहती है? कैपिलरी में बहती है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम में बहती है, एक अपने अपने पाइप में बहती है, अपने अपने वेसल में बहती है, अपने अपने आर्टरीज में बहती है। इसीलिए इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात? और सिंपली समझना है तो मैं, और अरे यार ये सब कौन ला दिया यार, और सिंपली समझना है तो जैसे आप देखिए, मान लीजिए ये आपका हार्ट है और ये आपके हार्ट से एक, मान लीजिए यहां से निकला वेसल, फिर मान लो यहां से छोटी छोटी कैपिलरी है, मान लो ऐसे से छोटी छोटी कैपिलरी हो गई, और फिर ये बिल्कुल अटैच होता है, ये कहीं से कुछ अलग नहीं होता है, बिल्कुल अटैच होता है ऐसे, ठीक है ना। और फिर ये यहां से आई और ऐसे दो बन के यहां से वापस आ गई अपने हार्ट के अंदर। अब यहां पे जो भी आपकी टिश्यू वगैरह, जो भी टिश्यू वगैरह होगा, डिफ्यूजन के थ्रू न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसी को दे देगा। मतलब कहीं पे ब्लड पूरी तरह से खुलेगी नहीं। तो इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ में आ रहा है बेटा? इधर इधर समझ में आया? चलो इधर भाई, इधर किसको समझ में नहीं आया? देखो यार मेरी आर्ट थोड़ी गंदी है तो इसीलिए, ये कौन है यार? चलिए, अब एक दिन एक बच्चा सवाल पूछा था तो वो भी आ गया है टॉपिक। तो चलो अगला है आपका डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि आप अपने हार्ट, बेटा बात न करिए, आपकी हार्ट में ब्लड 2 बार आता है, 2 बार जाता है। कैसे? एक बार ब्लड पहुंचा लंग, हार्ट से कहां पहुंचा? लंग्स में। लंग्स में गया, लंग्स को ऑक्सीजन, लंग्स से ऑक्सीजन को लिया और ऑक्सीजन को लेकर के दोबारा किस में आ गया? हार्ट में। हार्ट से गया, हार्ट में आया। मतलब एक सर्कुलेशन होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या होता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में 2 सर्कुलेशन है। नंबर 1 क्या है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। वहीं पे चाहो तो नोट कर लो। और दूसरा है आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन या सिस्टमैटिक होगा, देख लेना बेटा अपने हिसाब से। मैं थोड़ा स्पेलिंग में कंफ्यूज रहता हूं। कभी कभी आदमी को ना 10-15 किताबें नहीं पढ़नी चाहिए, एक ही पढ़ना चाहिए। हम 10-15 किताबें पढ़ पढ़ के एकदम अपना भ्रष्ट कर डालें, दिमाग जान लो। नहीं पढ़ना चाहिए यार, एक ही विद्या एक ही किताब से पढ़ो, समझे? 10 किताब ना पढ़ो। अरे चलो हो गया भाई, चलो अब आगे ध्यान दो। तो देखो, तो मैंने बताया आपका हार्ट, बेटा बात ना करिए पहले, आपके हार्ट ने इम्प्योर ब्लड को भेजा फेफड़ों के पास में, फेफड़ों बोले तो लंग्स के पास में या फिर पल्मोनरी के पास में। वहां पे वो ब्लड गया, उसने कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, ऑक्सीजन लिया, फिर लौट के वो ब्लड कहां पे आई? हार्ट में। ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या हो गया? पल्मोनरी। अब वो ब्लड कहां जाएगी? टिश्यू के पास। किसके पास जाएगी? हार्ट से
टिश्यू के पास जाएगी, टिश्यू के पास गई, उसको ऑक्सीजन दिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, फिर किसके पास आ गई, हार्ट के पास। इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन या सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग इस तरह से दो सर्कुलेशन पाया जाता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है, बोलो भाई, समझ में आ गया। ओके, फिर उसके बाद अब हम आ जाते हैं फंक्शन के ऊपर। बात ना करो भाई, ये खड़े हो जाओ बेटा, ब्लैक टी शर्ट तुम खड़े हो जाओ, चलो ब्लैक टी शर्ट बगल में, हाँ खड़े हो जाओ बेटा। क्या बतिया रहे थे यार, हाँ क्या बतिया रहे थे, बट यार तुम कौन बात, तो फिर वो बात कर रहा था, हाँ यार देख तो तुम भी रहे थे यार, उधर ही करके मुंह तो चल रहा था यार तुम्हारा। यार तुम बच्चे, ए बात न करे यार, ओए बेटा ए, क्योंकि यार कुछ कुछ तुम बच्चे मुझे समझ में कम आते हो यार, मतलब कम क्या, मुझे समझ में नहीं आते तुम लोग, मतलब ऐसी अनसुलझी पहेली हो कि तुमको समझना नामुमकिन पड़ जाता है। अगर तुम गधे होते ना तो तुमको अब तक हम बहुत ढंग से समझा देते, गधे तुम हो नहीं, तो इसीलिए तुमको कुछ ज्यादा बोलता भी नहीं। लेकिन ध्यान दिया करो यार, डिस्ट्रैक्ट होता है बंदा, हैं? अगर पढ़ लिए हो पूरा तो चुप मार के बैठे रहो, और नहीं पढ़े हो तो फिर पढ़ लो, और नहीं पढ़ने का मतलब हो दूसरे तरफ मुंडी करके बैठ जाओ। हुआ था ना, टेस्ट वेस्ट हुआ था ना, कौन कौन जीता था, इधर कोई लकड़ बग्गा उग्गा भी जीत गया था भाई, काग दो। चलिए इधर ध्यान बैठो, अब बात ना करो बेटा, चलिए अब देखिए इधर ध्यान दिए, बस बस। वैसे तो हार्ट में बात करने को अभी बहुत कुछ है, बट ये ऐसे टर्म थे जो आपको बेसिकली जानने थे, छोटे छोटे टर्म्स हैं, आएंगे किताब में टर्म्स ही आ जाते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा फंक्शन बारे में मेंशन कर लेते हैं, और पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम इसी के फंक्शन में आएगा। बात न करिए भाई, देखिए 3 तरह के ब्लड आप जनरली पढ़ते हो, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, या शॉर्ट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन्हीं को कहते हैं, ठीक। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आरबीसी टोटली डिफाइन करता है किसको, हीमोग्लोबिन को, किसको, हीमोग्लोबिन को। जब आरबीसी यंग होता है, क्या होता है, यंग, बिल्कुल 17-18 साल का जवान रहेगा एकदम, नहीं बेटा मजाक कर रहा हूँ, 17-18 साल उसकी उम्र नहीं रहती है, 120 दिन तक वो जिंदा ही रह सकता है। लेकिन जब वो बिल्कुल नया नया बना रहता है, एकदम यंग रहता है, तब तक तो उसके पास न्यूक्लियस होती है, क्या होती है, न्यूक्लियस होती है, क्योंकि उसको ग्रोथ करनी है, अपनी ग्रोथ करनी है, जब तक उसको ग्रोथ करनी है तब तक उसके पास न्यूक्लियस होगी। लेकिन जब वो पूरी तरह से ग्रोथ कर चुका होता है, इसका मतलब वो मैच्योर हो चुका रहता है, क्या हो चुका रहता है, मैच्योर हो चुका रहता है। ये देखो कौन कहता है जो है नॉन लिविंग चीजें जो है वो मूवमेंट नहीं करती, देख लो। मैंने ये भी बताया था कि 2 तरह के फीचर्स होते हैं, कौन कौन से, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर और एक होता है डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर वो जो एक तो करे लेकिन कतई फिर उसको छोड़ करके दुनिया में कोई फिर वो फीचर ना करे, उसको बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर, जो आपको अलग डिफाइन कर दे। और एक होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, बात ना करो यार, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब होता है जैसे टॉपर जो वर्ड है कि नहीं, जैसे बोला फर्स्ट डिवीजन पास है, तो फर्स्ट डिवीजन इट मींस कि बहुत सारे फर्स्ट डिवीजन है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। लेकिन टॉपर होना मतलब पूरा नंबर 1 रैंक, तो वो डिफाइनिंग फीचर हो गया, क्या हो गया, डिफाइनिंग, जो वो हो उसके सिवाय कोई ना हो। उड़ने दो यार उसको, चलो ये लड़के यहाँ कोई खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको पकड़ पकड़ उड़ा रहे हो और नहीं। चलो बेटा बात नहीं, देखो
तो चलिए, जब आरबीसी मैच्योर हो गई, पूरी तरह से डेवलप कर चुकी, तो उसने अपने अंदर थोड़ा खाली स्पेस रखने के लिए उसका न्यूक्लियस क्या हो गया, खत्म, डिजनरेट हो गया, और अब आपका आरबीसी पूरी तरह से ब्लैंक होता है। ब्लैंक होने के कारण वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है और उसे ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ब्लड का काम होता है आरबीसी, स्पेशली किसका काम, आरबीसी का काम होता है ट्रांसपोर्ट का। किसका होता है, ट्रांसपोर्ट का। फिर वो चाहे कोई ड्रग्स हो, चाहे कोई मेडिसिन हो, चाहे कोई आपका ग्लूकोज हो, प्रोटीन हो, विटामिन्स हो, इन सभी चीजों को ट्रांसपोर्ट कराने का काम किसका होता है, ब्लड का। किसका होता है, ब्लड का। वहीं पे दूसरी तरफ हम आ जाते हैं इम्यून सिस्टम, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डब्ल्यूबीसी। क्या होता है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की कई सेल्स ऐसी होती हैं, मेरे पास तो आइयो ना, डब्ल्यूबीसी की कई सेल्स ऐसी होती हैं जो कि डायरेक्टली अटैक करती हैं पैथोजन के ऊपर। बेटा बात ना करिए, जो डायरेक्टली अटैक करती पैथोजन के ऊपर, उसके लिए उनको किसी एंटीबॉडी वगैरह की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर कोई डेंजरस बैक्टीरिया या वायरस आया हुआ है, या बैक्टीरिया आया हुआ है, जनरली बैक्टीरिया को याद रखो, तो ऐसी सिचुएशन में वो एंटीबॉडी बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एंटीबॉडी बनाती हैं। नंबर तीसरा, प्लेटलेट्स। क्या, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स मान लीजिए कहीं पे आपकी ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज डैमेज हो गई हैं, तो उनको फिल कौन करता है, प्लेटलेट्स करता है। इसके बारे में डिटेल कल बता दूंगा। चलो आज के लिए इतना।